हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म 7 स्टडी एफर्ट्स पर, जिस पर आपको बेहतरीन और विश्वसनीय कंटेंट दिया जाएगा। आज के सेशन में हम जीके, इंडिया जीके और करंट अफेयर से संबंधित प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। आज जो करंट अफेयर और इंडिया जीके की लाइव क्लास होने वाली थी वो टेक्निकल कारणों से नहीं हो पाई, लेकिन हम आपको जो क्लास अवेलेबल करा रहे हैं वो यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सभी स्टूडेंट को राम राम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें अपन पहले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित में से कौन से शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल हैं? इसमें लिखा हुआ है प्रस्तावना में शामिल है। कौन सा ऐसा शब्द है जो भारत की प्रस्तावना में शामिल है? सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्रस्तावना है, या यूँ कहिए कि जो उद्देश्य प्रस्ताव है, वो संविधान में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को रखा था, लेकिन वो 22 जनवरी 1947 को लागू किया गया था। उसके तहत जो शब्द हैं समाजवादी शब्द हैं, जो शब्द है धर्मनिरपेक्ष, जो शब्द है समानता, ये सारी शब्द प्रस्तावना में शामिल हैं। ये सारे शब्द प्रस्तावना में शामिल हैं। और इसमें जो क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना में शामिल है, यहाँ पर आएगा नहीं है, यहाँ पर आएगा नहीं है। तो इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो प्रस्तावना में शामिल नहीं है? प्रस्तावना में कहीं पर भी, प्रस्तावना जो संविधान की प्रस्तावना होती है, जिसके द्वारा ये बताया जाता है कि हमारे संविधान के क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य से इस संविधान को बनाया गया है, उसके तहत केवल एक शब्द है धर्म, जिसका कहीं पर भी वर्णन नहीं किया गया है, क्योंकि अपने संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का वर्णन किया गया है। इसका अर्थ ये होता है कि भारत का जो संविधान है वो सभी धर्मों को समान मानेगा, समान दृष्टि से देखेगा, किसी भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म नहीं बनाएगा। तो इसके तहत जो पहला ऑप्शन है, जिसमें धर्म के बारे में प्रस्तावना में कहीं पर भी वर्णन नहीं है। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि प्रस्तावना जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था, और जो तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, उसमें इस प्रस्ताव को रखा गया था। इसके बाद लेकिन उस दिन इस प्रस्ताव को पारित नहीं किया गया था। ये प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ था, जिसके तहत ये सारे शब्द जो समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है और समानता जुड़े हुए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन जिसमें लिखा हुआ है किस राजनीतिक पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है उसमें 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं। जितनी भी राजनीतिक पार्टी हैं उनमें से 6 जो पार्टी हैं वो राष्ट्रीय पार्टी घोषित हो चुकी हैं, जिसमें आपको पता है कि कांग्रेस है, एक है कांग्रेस, दूसरी है बीजेपी, तीसरी है बीएसपी, बसपा जिसको बोलते हैं। तो कांग्रेस, भाजपा, बसपा। चौथी जो पार्टी है वो है नेशनल पीपल्स पार्टी। पांचवी जो पार्टी है वो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। और छठवीं जो पार्टी है वो है आम आदमी पार्टी। इस प्रकार से वर्तमान में अपने भारत में 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं, जो मैंने बता भी दिया आपको। कांग्रेस, जिसका चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा है, बीजेपी कमल का फूल चुनाव चिन्ह है, बसपा जिसका चुनाव चिन्ह है हाथी। और इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है किस राजनीतिक पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी है? तो इसमें से राष्ट्रीय जो जनता दल है, जिसको अपन राजद बोलते हैं, उसका चुनाव चिन्ह है लालटेन। तो ये तो नहीं है। इसमें पूछा गया है हाथी, जो हाथी चुनाव चिन्ह है वो किस पार्टी का है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी,
जिसका चुनाव चिन्ह है हथौड़ा और दरांती, तो ये भी नहीं है इसमें। और तीसरी है राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह है हाथ का पंजा, ये भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हाथी चुनाव चिन्ह किसका है? बहुजन समाज पार्टी का। अभी मैंने आपको 6 राष्ट्रीय पार्टियों के बारे में बताया है। उन 6 राष्ट्रीय पार्टियों में कांग्रेस, बीजेपी, बसपा, नेशनल पीपल्स, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और आम आदमी पार्टी, ये 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। जो जितनी भी राजनीतिक पार्टी है उनमें 6 राष्ट्रीय पार्टी घोषित हो चुकी हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से सिखों का कौन सा धार्मिक स्थल भारत में नहीं है? जो सिख जो जिस धार्मिक स्थल को अधिक महत्व देते हैं उनमें से एक है नांदेड़, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। नांदेड़ महाराष्ट्र में पड़ता है, तो ये तो भारत में है। दूसरा है केसगढ़ साहिब, केसगढ़ साहिब ये पंजाब में पड़ता है। तीसरा है पांवटा, पांवटा है ये। तीसरा है पांवटा साहिब, ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और चौथा है ननकाना साहिब, ननकाना साहिब ये पड़ता है पाकिस्तान में, ये पड़ता है पाकिस्तान में। जब भारत का विभाजन हुआ था तो पंजाब 2 टुकड़ों में बट गया था। एक पंजाब जो पाकिस्तान में है वर्तमान में, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ननकाना साहिब का गुरुद्वारा है। और ये सारे जो गुरुद्वारे हैं वो अभी भारत में है। इसमें पूछा गया है कि धार्मिक स्थल भारत में नहीं है, तो ननकाना साहिब जो धार्मिक स्थल है वो पाकिस्तान में है। जो गुरु नानक, जो पहले सिख गुरु हुए थे, गुरु नानक जी, उनकी याद में बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म बाह्य जगत का ज्ञान, बाहरी जो जगत है, बाहरी जो संसार है, उसका ज्ञान प्राप्त करने हेतु मानव शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियां होती हैं? जो बाह्य जगत है, जो बाहरी जगत है, उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो शरीर के अंदर, अपने शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियां होती हैं? तो हम सबको पता है कि 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं जिनसे हम बाहरी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें अपन देख सकते हैं, सुन सकते हैं, किसी चीज़ को स्पर्श कर सकते हैं, किसी चीज़ का स्वाद ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो 5 ज्ञानेंद्रियों में आती हैं। तो बाह्य जगत का ज्ञान प्राप्त करने के लिए 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो इंडिया जीके और जीएस से संबंधित है, उन सभी के द्वारा वो सभी क्वेश्चन हमारे द्वारा यहाँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसमें जो 30 दिन का टारगेट है उसमें 1000 क्वेश्चन कराए जाएंगे। 30 मॉक टेस्टों के जरिए आप तक 1000 ऐसे चुनिंदा क्वेश्चन पहुंचाए जाएंगे जो आपका सिलेक्शन निश्चित करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक जो सभी बैंकों का संचालन करता है, सभी बैंकों के प्रशासन के सबसे ऊपर है। भारतीय रिजर्व बैंक जो महाराष्ट्र में है, वो भारतीय रिजर्व बैंक 1934 के एक्ट द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई और इसे 1935 में स्थापित किया गया था। तो इसका ऑप्शन है ब, जो कि 1935 में स्थापित किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैं गांधी जी ने शहर के एक सूती मिल के मालिकों, अहमदाबाद में जो वेतन वृद्धि है उसको लेकर कुछ श्रमिकों ने सूती जो मिल है उसके मालिकों के खिलाफ आंदोलन कर रखा था। उनका कहना था कि हमें लगभग 35% की वृद्धि की जानी चाहिए। हमारी जो वर्तमान सैलरी है उसमें 35% की वृद्धि की जानी चाहिए, और जो मालिक थे वो केवल 20% वृद्धि देने के लिए तैयार थे। जो मालिक थे वो केवल 20% वृद्धि देने के लिए तैयार थे। इसके खिलाफ श्रमिकों ने एक आंदोलन किया था जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। और जब वो दक्षिणी अफ्रीका से आए थे तो उनके द्वारा एक सत्याग्रह किया गया था। ये किया गया था 1918 में। ये 1918 में किया गया था और ये सफल भी हुआ था, क्योंकि बाद में जो मालिक थे उन्होंने श्रमिकों को 35% की वृद्धि के साथ वेतन देना स्वीकार कर लिया था।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें अगले क्वेश्चन में देखते हैं अपन महात्मा गांधी ने, देखो एक और क्वेश्चन आ गया महात्मा गांधी। और जहां तक मुझे पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री जो आधुनिक भारत का इतिहास है वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें प्राचीन और मध्यकालीन भारत से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप नहीं होते हैं, लेकिन जो मॉडर्न हिस्ट्री है वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और विशेषकर महात्मा गांधी से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि महात्मा गांधी की जो स्थिति है वो अपने भारत में राष्ट्रपिता का दर्जा मिला है उन्हें, और ऐसे व्यक्ति की जो प्रत्येक चीज़ें वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं और क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो इसमें दिया गया है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? असहयोग आंदोलन अगस्त 1920 में शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन अगस्त 1920 में जो शुरू किया गया था उसके दो मुख्य कारण थे। पहला था रॉलेट एक्ट। इसके द्वारा क्या है कि जबरदस्ती जो गिरफ्तारियां की जा रही थी और उसमें जो भारतीय थे उनको दलील पेश करने का, वकील पेश करने का, या ऐसा कहिए कि कुछ भी कहने का अधिकार नहीं था। जो रॉलेट एक्ट लगाया गया था उसके तहत उसी के खिलाफ एक दूसरा कारण भी था। एक तो था रॉलेट एक्ट, एक था जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें जो जनरल डायर था उसने गोलियां चलवा दी थी और वहां पर 400 के समथिंग कुछ लोग मारे गए थे, 378 लोग मारे गए थे उसमें, उस जलियांवाला हत्याकांड में। और इसी वजह से इसके खिलाफ जो प्रदर्शन किया गया था उसको असहयोग आंदोलन कहते हैं। इसमें महात्मा गांधी के द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया था कि अब हम जो ब्रिटिश सरकार है उसका सहयोग नहीं करेंगे। असहयोग का मतलब होता है कि उसका सहयोग नहीं किया जाएगा हमारे द्वारा, और इसी पर आधारित असहयोग आंदोलन किया गया था जो अगस्त 1920 में किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। इससे भी बेहतरीन कंटेंट आपको दिया जाएगा, आप निश्चिंत होकर हमारे साथ जुड़े रहिए। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? तो देखो इसमें सीधा क्वेश्चन है, पूछ रहा है दक्षिण भारत की साउथ की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी में आती है गोदावरी नदी। गोदावरी जो नदी है वो सबसे लंबी नदी है, कहाँ की? साउथ की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिपको आंदोलन भारत में सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? तो देखो चिपको आंदोलन वैसे वर्तमान में इसमें ऑप्शन दिए महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो वर्तमान में उत्तराखंड है उसका एक गांव है चमोली, वहां पर चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। जो वृक्ष हैं उनको बचाने के लिए पेड़ों से चिपक कर जो आंदोलन किया गया था उसको चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो चिपको आंदोलन वैसे तो उत्तराखंड में हुआ था, लेकिन ये उत्तराखंड उस समय तक उत्तर प्रदेश का भाग हुआ करता था, क्योंकि इसमें उत्तराखंड नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि उस समय तक ये उत्तर प्रदेश में हुआ करता था। इसलिए भारत में सबसे पहले, भारत की बात चल रही है, सबसे पहले की बात चल रही है, कौन सा प्रदेश है, कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश है। अगर इसमें उत्तराखंड होता तो वर्तमान में वो जगह जो चमोली है जहाँ पर वृक्षों के लिए जो बलिदान दिया गया था वो चिपको आंदोलन कहलाता है और वो उत्तराखंड के चमोली में हुआ था। अगला क्वेश्चन है चौरा चौरी कांड। अभी मैंने आपको असहयोग आंदोलन के बारे में बताया था जो गांधी जी ने किया था, जो रॉलेट एक्ट या यूं कहिए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, या जो उस समय का जो खिलाफत आंदोलन था उसके खिलाफ किया गया था असहयोग आंदोलन। और वो 1922 में जब चौरा चौरी कांड हुआ था, चौरा चौरी जो कांड हुआ था उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर थाने वगैरह को जला दिया गया था। ये सारी, जब महात्मा गांधी ने ये सारे
अहिंसावादी जो दृश्य देखे तो उसके बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था। तो चौरा चौरी कांड किस आधुनिक राज्य में, इसमें दिया गया है किस आधुनिक राज्य में, तो आधुनिक राज्य कौन सा है, वो उत्तर प्रदेश, जिसमें चौरा चौरी कांड हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। भारत में वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के द्वारा किया जाता है। देखो जो वित्त आयोग है वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है। वित्त आयोग का जो गठन है, वित्त आयोग का जो गठन है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग का जो गठन है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है। अब तक 15वां वित्त आयोग, अब तक 15 वित्त आयोग बन चुके हैं। जो वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है। 17वीं जो लोकसभा है उसके जो वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं वो नरेंद्र मोदी हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित है। मैंने जैसा आपको बताया ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो या तो पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं या ऐसे क्वेश्चन हैं जो अगली परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो बताए जा रहे हैं। इसमें बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली किसके दिमाग की उपज है, यहां पर दिया गया है किसके दिमाग की उपज है। तो देखो लॉर्ड हेस्टिंग जो है उन्होंने तो 1772 में आकर जो दोहरी प्रणाली है या यूं कहिए द्वैध शासन प्रणाली, या यूं कहिए द्वैध प्रणाली, तो लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा तो द्वैध प्रणाली बंद कर दी गई। दूसरा इसमें लॉर्ड रिपन है, लॉर्ड रिपन के काल में भी द्वैध प्रणाली नहीं अपनाई गई थी। तीसरा है लॉर्ड कॉर्नवालिस, एकमात्र ऐसा व्यक्ति, एकमात्र ऐसा ब्रिटिश अधिकारी जिसका भारत में जिसकी समाधि बनी हुई है लॉर्ड कॉर्नवालिस की। लॉर्ड क्लाइव, देखो ये व्यक्ति हैं लॉर्ड क्लाइव, इसने द्वैध शासन प्रणाली शुरू की थी, इसने द्वैध शासन प्रणाली शुरू की थी। वास्तव में ये था कि इन्होंने जो दीवानी थी वो कंपनी के हाथों में प्रदान कर दी थी और जो प्रशासन था वो नवाब के हाथों में था। इस तरह जो दोहरी शासन प्रणाली होती है, दोहरी व्यवस्था होती है, क्योंकि प्रशासन नवाब के द्वारा चलाया जा रहा है और जो कर है, जो दीवानी है वो कंपनी के द्वारा वसूल की जा रही है। इस तरह की प्रणाली को दोहरी या द्वैध शासन प्रणाली कहते हैं और ये लॉर्ड क्लाइव के द्वारा शुरू की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाएं वर्तमान में शामिल हैं। तो हमको पता है कि जब शुरुआत में भाषाएं शामिल की गई थी तो 14 की गई थी, लेकिन वर्तमान में 14 नहीं है। इसके बाद एक नई भाषा सिंधी को जोड़ा गया, 15 की गई थी। इसके बाद 3 भाषाएं और जोड़ी गई थी, उसके बाद 18 हुई थी, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या है 22। वर्तमान में जो संवैधानिक भाषा का दर्जा जिन्हें प्राप्त है वो 22 भाषाएं हैं और इस प्रकार अपना जो आंसर है वो 22 भाषाएं हैं। संविधान में वर्तमान में 22 भाषाओं का वर्णन है। अगला क्वेश्चन, बुद्ध एवं सागा दागा। देखो बुद्ध एवं सागा दागा जो त्योहार है वो मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। बुद्ध एवं सागा दागा किस राज्य में मनाए जाते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में ये त्योहार मनाए जाते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन है, बुद्ध एवं सागा दागा किस राज्य में मनाए जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश में मनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें केंद्र सरकार के साथ साथ, इसमें केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के बारे में भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसा कि आपको पता है कि जो 7वीं अनुसूची है उसके तहत जो विषय आवंटन किए गए हैं, जो विषय आवंटन किए गए हैं उसमें एक तो बनाई गई है संघ सूची जिसमें वर्तमान में 100 विषय हैं, जिसमें वर्तमान में 100 विषय हैं। एक बनाई गई है राज्य सूची जिसमें वर्तमान में 61 विषय हैं और एक है समवर्ती सूची जिसमें वर्तमान में 52 विषय हैं। शुरुआत में इसमें 97 विषय थे, इसमें 66 विषय थे और इसमें 47 विषय थे। वर्तमान में इनकी संख्या जो है वो मैंने लिख दी है, 100 विषय हैं। राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में
52 विषय हैं। संघीय सूची नहीं होती है, संघ सूची होती है। तो इसमें समवर्ती सूची जो है उस पर राज्य और केंद्र दोनों मिलकर उन विषय पर ऐसे 52 विषय हैं जिन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर कानून बनाती है। ऐसे 52 विषय हैं और इसमें दिया गया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के दोनों के बारे में जो सरोकार परिलक्षित होते हैं, सरोकार दिखाई देते हैं, वो समवर्ती सूची में दिखाई देते हैं। संघ सूची पर केवल केंद्र सरकार ही विधि या कानून बना सकती है और राज्य सूची पर राज्य सरकार विधि और कानून बना सकती है, लेकिन समवर्ती सूची में दोनों कंबाइंड होकर, दोनों ज्वाइंट होकर उस विषय पर कानून बनाते हैं। इसमें एक बात विशेष है इसमें कि अगर समवर्ती सूची के किसी भी विषय पर विवाद की स्थिति आ जाती है, अगर समवर्ती सूची के किसी भी विषय पर अगर नियम बनाया जा रहा है और उस पर विवाद की स्थिति आ गई, तो उसमें जो केंद्र सरकार है उसको वरीयता दी जाएगी। ध्यान रखना इस बात को। अगर विवाद की स्थिति होती है तो उस पर केंद्र सरकार को वरीयता दी जाएगी और उसी की विधि या नियम माने जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रट लो इन क्वेश्चनों को, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे 1000 क्वेश्चन आपको डिस्कस कराए जाएंगे। मुगल साम्राज्य के दौरान जजिया कर किस पर लगाया गया था? तो देखो, जो जजिया कर था वो गैर मुसलमानों पर लगाया गया था, क्योंकि जो मुस्लिम जो लोग थे वो मुसलमानों को रहने का कोई कर नहीं लेते थे, कोई टैक्स नहीं लेते थे। लेकिन उस राज्य में अगर कोई गैर मुस्लिम रहता था तो उससे जजिया कर लिया जाता था। ये जजिया कर गैर मुस्लिम नागरिकों से लिया जाता था। ठीक है, तो सीधा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। तो आपको भी पता है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने का जुम्मा किसका है? निर्वाचन आयोग का। स्वतंत्र और निष्पक्ष, जिसमें कि कोई पक्षपात ना हो और स्वतंत्र रूप से चुनाव कराए जाएं, वो कराया जाता है निर्वाचन आयोग द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है। जुड़वा का मतलब होता है कि ऐसा ग्रह जो लगभग पृथ्वी जैसा ही दिखाई देता है, वो ग्रह है शुक्र। जिसे अपन भोर का तारा कहते हैं, वो लगभग पृथ्वी के जुड़वा जैसा दिखाई देता है। आपको भी पता है जुड़वा का मतलब होता है लगभग सेम दिखाई देना। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है शुक्र को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, साम्राज्य के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग, इसमें से भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो हर्ष के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है। मेरे साथ साथ जब आप क्वेश्चन करोगे, जब मैं लाइव क्लास लूंगा, तो उसके दौरान आप भी क्वेश्चनों को रिवाइज करते जाना, ऑप्शन बताते जाना, और यहाँ पर वही क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही अच्छे होंगे। इसमें देखो, ये क्वेश्चन है रेडियो। अगला क्वेश्चन जो 20 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें लिखा हुआ है रेडियो तरंगों को परावर्तित करने वाली वायुमंडलीय परत कौन सी है? आपको भी पता है कि एक तो होता है क्षोभ मंडल, एक होता है समताप मंडल, एक होता है समताप मंडल या समताप परत, एक होता है ओजोन मंडल, और एक होता है आयन मंडल। तो इसमें जो क्षोभ मंडल है जिसमें बादल बनते हैं, समताप मंडल जिसमें हमेशा मौसम एक जैसा रहता है, इसलिए जो हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर वगैरह जो उड़ाए जाते हैं वो इसी मंडल में उड़ाए जाते हैं, समताप मंडल में। एक होता है ओजोन मंडल जिस पर ओजोन परत है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरणों से हमारी रक्षा करती है। और अगला है आयन मंडल जो रेडियो जो तरंगे हैं उनको परावर्तित करती है। तो इसमें ऑप्शन है स, आयन मंडल जो है वो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है, जिससे कि
हमारे यहाँ जितने भी टेक्निकली जो संचार के साधन हैं वो इसी के द्वारा संचालित किए जाते हैं, आयन मंडल के द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, ये जो करंट अफेयर है, ये जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है, जो या ये कहिए ये जो करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है वो 9 शुरुआत से देखते हैं। 9-10 क्वेश्चन होंगे आपके लिए। करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी अच्छे क्वेश्चन हैं, वो क्वेश्चन भी आपको हमारे द्वारा इसी प्लेटफॉर्म पर इसी क्लास में कराए जाएंगे। मेरा ये उद्देश्य है कि आप प्रत्येक दिन कम से कम 10 क्वेश्चन करंट के करें और 20 क्वेश्चन इंडिया जीके के करें। महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर इस श्रृंखला में आज मैं पदाधिकारियों से संबंधित क्वेश्चन कराऊंगा। पदाधिकारियों से संबंधित जो क्वेश्चन है वो आज कराए जाएंगे। तो देखते हैं पदाधिकारियों में अपना जो वर्तमान राष्ट्रपति है, जो अपना वर्तमान राष्ट्रपति हैं अपनी, उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू, जो शुरुआत में झारखंड की राज्यपाल थी। इससे पहले वो झारखंड की राज्यपाल थी और इनका जो निवास स्थान है वो उड़ीसा से है। ये उड़ीसा से बिलोंग करती हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जनजाति समुदाय से पहली राष्ट्रपति बनी हैं तो द्रौपदी मुर्मू। और ये 15वें नंबर की, जो 15वां नंबर है, 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति हैं, जो झुंझुनू से बिलोंग करते हैं, जो झुंझुनू, राजस्थान के झुंझुनू में जिनका जन्म हुआ था, वहाँ से बिलोंग करते हैं, उनका नाम है जगदीप धनखड़। ये 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। अगला है प्रधानमंत्री, जो नरेंद्र मोदी हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, जो वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो 15वें नंबर के हैं। मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो है DY चंद्रचूड़। लोकसभा अध्यक्ष जो 17वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो बनाए गए थे ओम बिड़ला, ये भी राजस्थान से बिलोंग करते हैं। नेता प्रतिपक्ष या नेता विपक्ष, वर्तमान में जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे, मल्लिका शेरावत नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे, ध्यान रखना। मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो वर्तमान में नेता विपक्ष या नेता प्रतिपक्ष हैं। अगला है मुख्य चुनाव आयुक्त, इसमें वर्तमान में है राजीव कुमार। अभी मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें आपको पता है कि उस क्वेश्चन के दौरान ये पूछा गया था कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कौन कराता है? चुनाव आयोग। और वर्तमान में उस जो चुनाव आयोग है उसके चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू, ध्यान रखना। देखो, इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि राष्ट्रपति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को नियुक्त करता है। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिसको अपन बोलते हैं CDS, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं अपन CDS, वो है जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। वर्तमान में राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिसको अपन CDS बोलते हैं वो है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। अगला क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है नीति आयोग के उपाध्यक्ष। देखो, आप सभी लोग जानते हैं, बहुत ही होशियार बच्चे हैं आप, और वर्दी के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिससे कि हमारा भी प्रयास है कि आपको वर्दी की पहुंच के बिल्कुल करीब ले जाया जाए। और उसके लिए आपको ये प्रयास करना पड़ेगा
कि जो हमारे द्वारा कंटेंट दिया जा रहा है उसको डेली जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसको देखने के लिए कि आपकी तैयारी का स्तर कहाँ तक पहुँचा, उसके लिए हम क्वेश्चन अवेलेबल कराएंगे। आप हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से उन क्वेश्चनों पर डिस्कस कर सकते हैं। आज किसी टेक्निकल कारण की वजह से क्वेश्चन नहीं किए, जो लाइव क्लास है वो नहीं आ पाई, लेकिन उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ नीति आयोग का उपाध्यक्ष, आपको भी पता है कि 2015 से योजना आयोग है उसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया है, उसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया है। और इसमें जो मैंने आपको बताए हैं उसमें 2 ऐसे पद होते हैं, एक तो है जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यानी जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वो ऑलरेडी राज्यसभा का सभापति बन जाएगा। तो एक तो पदेन सभापति, जो पदेन सभापति है, पदेन सभापति, एक तो कौन होता है, उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ऐसे ही हमेशा जो नीति आयोग, या यूँ कहिए कि शुरुआत में जो योजना आयोग चलाया गया था, योजना आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है, संवैधानिक आयोग नहीं है, लेकिन जो नीति आयोग या योजना आयोग जो बनाया गया था उसका नाम 2015 में बदलकर नीति आयोग कर दिया। और इसका अध्यक्ष हमेशा देश का जो प्रधानमंत्री होता है वही इसका अध्यक्ष होता है। इसको पहले योजना आयोग के नाम से जानते थे, इसको पहले योजना आयोग के नाम से जानते थे। वर्तमान में इसका नाम नीति आयोग कर दिया है, और नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो तो प्रधानमंत्री होते हैं। तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी, और उपाध्यक्ष हैं सुमन कुमार बैरी। जो सुमन कुमार बैरी हैं, सुमन के बैरी भी बोलते हैं इनको शॉर्ट में, वो वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं पूरी चीज़ों को। वर्तमान के जो राष्ट्रपति हैं वो द्रौपदी मुर्मू हैं, 15वीं हैं। वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति हैं वो जगदीप धनखड़ हैं, जो झुंझुनू से बिलोंग करते हैं, 14वें हैं। प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, 15वें नंबर के। मुख्य न्यायाधीश, जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हैं, वो हैं DY चंद्रचूड़। लोकसभा के अध्यक्ष, 17वीं लोकसभा जो हुई है उसके अध्यक्ष हैं ओम बिड़ला। नेता विपक्ष या कहिए नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कहिए CDS लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो नरेंद्र मोदी हैं, और उपाध्यक्ष हैं सुमन के बैरी। तो हमारे द्वारा जो भी क्लास आपको कराई गई है, जो भी क्वेश्चन आपको कराए गए हैं, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए, जिससे कि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े और हम इससे भी बेहतर क्वेश्चन आपके लिए लेके आएँ। मेरे द्वारा या मेरी टीम के द्वारा आपको केवल वही क्वेश्चन कराए जाएंगे, वो ही कंटेंट अवेलेबल कराया जाएगा जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। मैं इधर उधर की बातें ना करके केवल और केवल, क्योंकि वर्तमान में जो यूपी पुलिस है या जो GD है, SSC GD है, उसके एग्ज़ाम में बहुत कम दिन बचे हैं। मैं डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट केवल आपके सिलेबस से संबंधित बात करूंगा। कल से शायद हो सके टेक्निकल खराबियों की वजह से आज लाइव क्लास नहीं हो पाई, शायद कल से लाइव क्लास हो, तो उसके ज़रिए आप रूबरू हमारे द्वारा जो क्वेश्चन कराए जाएंगे उनको डायरेक्ट आप लाइव क्लास लेकर कर सकते हैं, जिसमें आपको आपसे संबंधित, आपके पढ़ने से संबंधित, आपकी पढ़ाई से संबंधित जो भी समस्याएं होंगी उनको डिस्कस कर सकते हैं। उनको डिस्कस करने के लिए हमारे चैनल जो 7 स्टडी एफर्ट्स है उस पर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका लाभ ले सकें। अगर आपको नोट्स चाहिए, अगर आपको नोट्स लेने हैं या कोई PDF लेनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए जिसका नाम 7 स्टडी एफर्ट्स है। हमारे इंस्टाग्राम पर जुड़िए जिसका नाम 7 स्टडी एफर्ट्स है। और किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपको ऐसा ही
जो सिलेबस के अकॉर्डिंग ये जो अच्छी अच्छी बेहतरीन जो कंटेंट है वो आपको उपलब्ध कराया जाएगा। धन्यवाद। राम राम।